Hello everybody, welcome to Learning Launch, and today I am going to start a new unit 2, named Resources. We will cover all the topics in this unit and I will teach all the topics according to the ECTU syllabus. Let's start with the second unit. So in this unit, what are the topics that we are going to cover is first natural resources, उनका इंट्रोडक्शन, उनका क्लासिफिकेशन, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, वो किन किन टाइप्स में क्लासिफाई करे जाते हैं वो. देन आता है आपका वाटर रिसोर्सेज, अवेलेबिलिटी, सोर्सेज एंड क्वालिटी एस्पेक्ट्स, वाटर बॉर्न डिजीजेस, वाटर इंड्यूस्ड डिजीजेस, फ्लोराइड एंड आर्सेनिक प्रॉब्लम्स इन ड्रिंकिंग वाटर. देन आते हैं मिनरल रिसोर्सेज, मटेरियल साइकिल्स, कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर साइकिल्स. देन आता है आपका एनर्जी रिसोर्सेज, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. देन आता है आपका फॉरेस्ट रिसोर्सेज, अवेलेबिलिटी, डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ फॉरेस्ट, डिप्लीशन ऑन सोसाइटी. ये वाले सारे टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे. एंड लेट्स स्टार्ट द सेकेंड यूनिट. So, natural resources. Natural resources can be defined as variety of goods and services provided by nature which are necessary for our day-to-day lives. नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज बेसिकली वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमको नेचर के थ्रू मिलते हैं और हमें नेचर से अपने आप प्रोवाइड करे जाते हैं. ऐसी गुड्स और ऐसे सर्विसेज जो हमें नेचर से ही प्रोवाइड करे जाते हैं और वो हमारी डे टू डे लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. एग्जाम्पल्स के लिए क्या ले सकते हैं? एग्जाम्पल्स के लिए हम कह सकते हैं प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स. लिविंग और बायोटिक पार्ट, एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, ये क्या हो जाएगा? नॉन लिविंग मतलब अबायोटिक पार्ट्स, राइट? दे आर एसेंशियल फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल नीड्स एट द इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी लेवल्स. अब बेसिकली हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स की साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, सोशल नीड्स हैं, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल नीड्स भी हैं. सारी नीड्स हैं ह्यूमन बींग्स की. अब उन सबको सेटिस्फाई करने के लिए, उन सबको फुलफिल करने के लिए हर एक इंडिविजुअल लेवल पे नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं. अब नेचुरल रिसोर्सेज वही सेम दो तरह के होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग. लिविंग इज योर बायोटिक एंड नॉन लिविंग इज योर अबायोटिक पार्ट. ठीक है. अब नेचुरल रिसोर्सेज आपको किन किन पार्ट्स में क्लासिफाई हम लोग कर सकते हैं, वो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ये सबने लास्ट क्लासेस में पढ़ा होगा कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, बट लेकिन यहाँ पे हम पढ़ेंगे और डिटेल में. रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो ऐसे रिसोर्सेज जो दोबारा बन सकते हैं, जो दोबारा रिप्लेनिश हो सकते हैं, जो दोबारा रिफॉर्म हो सकते हैं, उन रिसोर्सेज को बोला जाता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो रिन्यू नहीं हो सकते हैं, जिनको लगते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स टू रिप्लेनिश. बहुत ज्यादा मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इनको बनने के लिए, नहीं तो इसलिए इनको ऑलमोस्ट मान लिया जाता है कि ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ही होते हैं. आगे पढ़ते हैं इनको डिटेल में. रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. Renewable resources. The resources that can be replenished through rapid natural cycles are known as renewable resource. अब renewable resources क्या हुआ? हमें दो ये पढ़ना है, renewable and non-renewable resources, right? अब हम देखते हैं renewable resources क्या आते हैं. These are the resources that can be replenished through rapid natural cycles. अब क्या? रिन्यूएबल रिसोर्सेज वही अगर कुछ नॉर्मल प्रोसेस है, नॉर्मल साइकिल्स है, उन साइकिल्स के थ्रू जाने के बाद वो दोबारा रिप्लेनिश हो जाए, दोबारा रिन्यू हो जाए, तो उन रिसोर्सेज को क्या बोला जाता है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज. These resources are able to increase their abundance through reproduction and utilization of simple substances. ये रिसोर्सेज कैसे रिन्यूएबल होते हैं? कुछ सिंपल सब्सटेंस का यूटिलाइज कर लिया, या फिर कुछ चीजों का रिप्रोडक्शन हो गया एबंडेंस में, बहुत ज्यादा अमाउंट में, या फिर कुछ सिंपल सब्सटेंसेस का यूटिलाइज कर लिया, वो जाता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज. अब जैसे प्लांट्स, राइट? प्लांट्स आप क्रॉप्स एंड फॉरेस्ट एंड एनिमल्स, ये क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज है. एनिमल्स कैसे रिन्यूएबल है? अगर एनिमल्स को लाइक फूड चेन आप देखते हैं कि एनिमल्स एक एनिमल दूसरे एनिमल के थ्रू खाया जाता है, राइट? कार्निवोर्स खाते हैं, हर्बीवोर्स के ऊपर फीड करते हैं. इससे तो अगर एनिमल्स, अगर देखा जाए, हम एनिमल्स आर रिसोर्सेज फॉर अस. क्यों? क्योंकि एनिमल्स की बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ को, डे टू डे नीड्स को फुलफिल करती हैं. अगर हम एनिमल्स ऐसे हर्बीवोर, अगर कार्निवोर्स हर्बीवोर्स को खा रहे हैं, तो ऐसे तो हर्बीवोर्स की स्पीशीज जो है वो खत्म होती जाएगी. टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस क्या होता है? एनिमल्स एक प्रोसेस के थ्रू जाते हैं, रिप्रोडक्शन. इसके थ्रू क्या होता है? न्यू एनिमल्स बनते हैं और एनिमल्स खा लिए जाते हैं. न्यू एनिमल्स बनते हैं, पुराने एनिमल्स दूसरे एनिमल्स के थ्रू क्या हो जाता है? फीड कर लेते हैं. सिमिलरली प्लांट्स, अगर प्लांट्स
हमने यूज करे, प्लांट्स को हमने यूज कर लिया, उसके बाद उनको दोबारा ग्रो किया जा सकता है, फिर प्लांट्स को यूज कर लिया, फिर ग्रो किया जा सकता है। सिमिलरली ऐसे ही फॉरेस्ट। सम एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज दो दे डू नॉट हैव लाइफ साइकिल बट कैन बी रिसाइकल। कुछ ऐसे एग्जांपल भी है कि उनकी कोई लाइफ साइकिल नहीं है पर फिर भी वो रिसाइकल हो सकते हैं, जैसे कि वुड। वुड क्या है, वुड हमने खत्म करी और प्लांट्स उगाएंगे और वुड आ जाएगी, राइट। वुड प्रोडक्ट्स, सिमिलरली वही पल्प प्रोडक्ट्स, नेचुरल रबर फाइबर्स। एग्जाम्पल कॉटन, जूट, एनिमल वूल, सिल्क एंड सिंथेटिक फाइबर्स, राइट। अब क्या है, इनका कोई प्रोसेस नहीं है। अब ऐसे कोई प्रोसेस नहीं है कि आप वुड बना लो, वुड बन गई, तो ऐसे वुड नहीं बन सकती है। पर क्या हो सकता है, वुड कैसे रिन्यू हो सकती है, हम नए प्लांट्स ग्रो करेंगे, नए ट्रीज ग्रो करेंगे, नई वुड आ जाएगी, राइट। ऐसे वुड्स ग्रो कर सकते हैं। In addition to these resources, water and soil are also classified as renewable resources. Water और soil को भी क्लासिफाई करा जाता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर। सोलर एनर्जी ऑल्दो हैव अ फाइनाइट लाइफ एज अ स्पेशल केस इज कंसिडर्ड एज अ रिन्यूएबल रिसोर्स इन एंड एज मच एज सोलर स्टॉक्स इज इनएग्जॉस्टिबल ऑफ द ह्यूमन स्केल। अब क्या होता है, ऐसा माना जाता है कि हाँ जो सनलाइट है उसकी बहुत फाइनाइट लाइफ है, सोलर एनर्जी जो है बहुत फाइनाइट लाइफ है, वो कुछ स्पेशल केस में बोला जाता है कि उसकी फाइनाइट लाइफ है, पर लेकिन हम उसको रिन्यूएबल रिसोर्स ही मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास सोलर स्टॉक्स जो है वो बहुत ज्यादा है हमारे पास, जो कि कभी खत्म नहीं होंगे, इन एग्जॉस्टिबल है, राइट। अब आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड। ये क्या होता है, ये रिप्लेनिश नहीं हो पाते हैं थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस are known as non-renewable resources. These are available in limited amounts, बहुत ही limited amounts में available होते हैं, और इनकी जो amount है वो increase भी नहीं हो पाती है, right? These resources include, अब कौन कौन से resources आएंगे, जैसे कि fossil fuels। fossil fuels में क्या आया, पेट्रोल, कोल एक्सेट्रा। metals कौन कौन से, आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, लेड, जिंक एक्सेट्रा। मिनरल्स एंड सॉल्ट्स कौन कौन से, कार्बोनेट्स, फोस्फेट, नाइट्रेट एक्सेट्रा। वंस अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स इज कंज्यूम इट इज गॉन फॉर एवर। अब क्या बोला जाता है, बेसिकली क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, किसी भी नेचुरल प्रोसेस के थ्रू दोबारा रिप्लेनिश नहीं करे जा सकते, दोबारा रिन्यू नहीं करे जा सकते। तो अगर इसमें हमने क्या करा, ये रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो दोबारा रिन्यू नहीं हो सकते हैं, हमारे पास कुछ लिमिटेड अमाउंट में ही ये रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं जिनकी अमाउंट जो है वो इंक्रीज नहीं होता। इसमें क्या है, अगर हमने एक बार नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को कंज्यूम कर लिया, पूरा खत्म कर लिया, तो वो फिर हमेशा के लिए चले जाएंगे, वो कभी भी दोबारा रिप्लेनिश नहीं हो पाते। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में भी दो टाइप्स आते हैं, रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल। Recyclable are these are non-renewable resources which can be collected after they are used and can be recycled. अब क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में एक टाइप आ गया रिसाइक्लेबल, ये भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, बट लेकिन ये क्या है, ये हम इनको कलेक्ट कर सकते हैं, इनको यूज करने के बाद, और फिर इनको रिसाइकल कर सकते हैं। These are mainly the non-energy mineral resources which occur in the earth crust. Example हो गया ores of aluminium, कॉपर, मरकरी एक्सेट्रा, एंड डिपॉजिट्स ऑफ फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट जैसे कि फोस्फेट, सॉक एंड पोटेशियम एंड मिनरल्स यूज्ड इन देयर नेचुरल स्टेट लाइक एस्बेस्टोस, क्ले, माइका एक्सेट्रा। ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि ये कुछ नॉन एनर्जी मिनरल रिसोर्सेज हैं या फिर फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट्स के डिपॉजिट्स हैं, ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो नॉन रिन्यूएबल तो है, अगर एक बार खत्म हो गए तो दोबारा ये रिप्लेनिश नहीं हो पाएंगे, बट लेकिन ये रिसाइक्लेबल भी है, एक बार यूज करने के बाद आप इनको कलेक्ट करके दोबारा भी यूज कर सकते हो। ऐसे रिसोर्सेज क्या होंगे, रिसाइक्लेबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब हम पढ़ते हैं नॉन रिसाइक्लेबल, दीज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सिमिलरली ये भी नॉन रिन्यूएबल है, ये भी नेचुरल प्रोसेस के थ्रू रिप्लेनिश नहीं होते हैं, अगर एक बार कंज्यूम कर लिए गए सारे तो ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। बट ये ऐसे कौन से रिसोर्सेज हैं विच कैन नॉट बी रिसाइकल इन एनी वे, ये क्या है, ये रिसाइकल हो ही नहीं सकते। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए फॉसिल फ्यूल्स में क्या आ जाएगा, कोल, पेट्रोल, ये सब। पेट्रोल आपने एक बार यूज कर लिया, क्या आप उसको दोबारा इकट्ठा करके दोबारा यूज कर सकते हो, नहीं, वो तो खत्म हो जाता है। फॉसिल फ्यूल्स हो गया, यूरेनियम एक एग्जांपल हो गया आपका, विच प्रोवाइड 90% ऑफ आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फॉसिल फ्यूल जैसे कि कोल और पेट्रोलियम, ये क्या करते हैं, हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। किसको, पेट्रोल किसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, हमारे व्हीकल को रन करने के लिए, व्हीकल्स के लिए। पर लेकिन अगर पेट्रोल का इतना ज्यादा यूज हो रहा है, सब लोग प्राइवेट व्हीकल्स का इतना यूज कर रहे हैं कि जो पेट्रोल है हमारा एक नेचुरल रिसोर्स वो खत्म होता जा रहा है, और अगर ये एक बार खत्म हुआ उसके बाद इसको ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा अगर एक बार कंज्यूम हुआ, राइट। और ये रिसाइकल भी नहीं हो सकता है।
लेट्स मूव टू नेक्स्ट, नेचुरल रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स। अब नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनसे कौन कौन सी जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, देखते हैं। द मेन प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद नेचुरल रिसोर्सेज इज अनइक्वल कंजम्पशन। अनइक्वल कंजम्पशन है, कोई बराबर का कंजम्पशन नहीं है, कोई रिसोर्स ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, कोई रिसोर्स कम कंज्यूम हो रहा है। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। फिर आता है अ मेजर पार्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर कंज्यूम्ड इन द डेवलप्ड वर्ल्ड। नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा पार्ट जो है वो डेवलप्ड वर्ल्ड में कंज्यूम होता है। द डेवलपिंग नेशंस आल्सो ओवरयूज मेनी रिसोर्सेज बिकॉज ऑफ देयर ग्रेट ह्यूमन पॉपुलेशन। अब क्या होता है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका मेजरली पार्ट जो है वो कंज्यूम हो रहा है डेवलप्ड वर्ल्ड में, पर लेकिन जो डेवलपिंग नेशंस हैं जैसे कि इंडिया, ये क्या करते हैं, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज बहुत ज्यादा अमाउंट में यूज होते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द ओनली वन रीजन, दैट इज द ग्रेटर ह्यूमन पॉपुलेशन। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से रिसोर्सेज सिर्फ किस वजह से यूज हो रहे हैं, टू जस्ट फुलफिल द नीड्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स। हाउएवर द कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज पर कैपिटा per individual of the developed countries is up to 50 टाइम ग्रेटर than in most developing countries। इसलिए रिसोर्सेज का जो कंजम्पशन है पर कैपिटा अगर देखा जाए पर इंडिविजुअल 50 टाइम्स ग्रेटर डेवलपिंग कंट्रीज के कंपैरिजन में। नेक्स्ट आता है, advanced countries produce over 75% of global industrial waste and greenhouse gases। जितनी भी एडवांस्ड कंट्रीज हैं, जितनी भी एडवांस कंट्रीज हैं वो कम से कम 75% ग्लोबल इंडस्ट्रियल वेस्ट और ग्रीन हाउस गैसेज प्रोड्यूस करती हैं। फिर आता है एनर्जी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल कंज्यूम्ड इन रिलेटिवली मच ग्रेटर क्वांटिटीज इन डेवलप्ड कंट्रीज, देयर पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ फूड टू इज मच ग्रेटर देन एज वेल एज देयर वेस्ट। जितना की ज्यादा, अभी हमने देखा कि जितनी एडवांस कंट्रीज हैं उनका 75% ग्लोबल इंडस्ट्रियल वेस्ट है या फिर ग्रीन हाउस गैसेज है। जितना ज्यादा उनका वेस्ट है उतना ही ज्यादा उनका फूड कंजम्पशन भी है। पर कैपिटा फूड कंजम्पशन देखते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा है जितना उनका वेस्ट है उसी के कंपैरिजन। ओके, ये थी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज और उनसे जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स, क्या प्रॉब्लम्स हैं। अब हम पढ़ते हैं वाटर रिसोर्स। Water is indispensable resource for life on Earth. Approx 70.8% surface of Earth is covered with water in the form of oceans. Out of this, about 97% is not fit for human consumption. About 2% is locked as a glacier, and only less than 1% available as fresh water that can be used for human consumption and other resources. Water जो है बहुत ज़्यादा valuable resource, बहुत ज़्यादा important resource है। किसके लिए? जीने के लिए। नॉर्मली अर्थ पे लाइफ पॉसिबल करने के लिए वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। अप्रॉक्स 70.8% जो है अर्थ का वो कवर्ड है वाटर से, इन द फॉर्म ऑफ ओशन, सीज, इन सब की फॉर्म में 70.8% जो है वो वाटर ही है अर्थ पे। इसलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 70% ऑफ द एरिया जो है, सरफेस जो है अर्थ का, वो वाटर से ही कवर है। आउट ऑफ दिस अबाउट, अब इस 70.8% एरिया में से 97% जो वाटर है वो फिट नहीं है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। 97% जो वाटर है वो तो सॉल्टी वाटर कह लो, उसका सेलिनिटी वाटर में बहुत ज्यादा है कि वो ह्यूमन कंज्यूम ही नहीं कर सकते। उसके बाद बचता है 3%, जिसमें से 2% है लॉक्ड हो गया ग्लेशियर की फॉर्म में, राइट। ग्लेशियर की फॉर्म्स में, ग्लेशियर कैप्स पे, माउंटेन्स पे, ग्लेशियर कैप में 2% वाटर जो है वो लॉक्ड हो गया। तो सिर्फ कितना बचा? 1%। 1%, लेस देन 1% जो है वो एज अ फ्रेश वाटर अवेलेबल है अर्थ पे, जो कि ह्यूमन कंज्यूम कर सकते हैं इजीली। Water is very important and essential resource for life because it has very unique characteristics, right? Water claims to be an important resource. समझ आ गया। एन इम्पोर्टेंट यूज ऑफ वाटर इन आवर कंट्री इज फॉर इरिगेशन, बेसिकली, राइट। सबसे ज्यादा पानी का यूज कहाँ होता है? सबसे ज्यादा पानी का यूज है बेसिकली हमें वाटर कंज्यूम करना होता है। ऑब्वियसली वाटर डे टू डे लाइफ में सब लोग पीते हैं, तो इट इज वेरी नेसेसरी, इट इज वेरी नेसेसरी कंपोनेंट। इट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन लाइफ। अब सबसे ज्यादा यूज अगर हम देखें उसके बाद कहाँ होता है कंट्री में, अगर हमें कंट्री के पर्सपेक्टिव से देखें तो इरिगेशन में। इरिगेशन में कैसे यूज होता है? अब इरिगेशन में ज्यादा पानी क्यों यूज हो रहा है, अब ये देख लेते हैं। जब एक कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो रही है, अगर मैं इंडिया की बात लेके चलूं, पॉपुलेशन साइज इज टू बिग, पॉपुलेशन साइज अब ज्यादा बड़ी है, तो बेसिकली उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, बेसिक रिक्वायरमेंट इज फूड, शेल्टर, इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट। फर्स्ट यूनिट में मैं ये चीज पढ़ा चुकी हूँ। अब आता है फूड। फूड की कंजम्पशन के लिए क्या चाहिए? इरिगेशन, वेजिटेशन, वेजिटेबल्स वगैरह चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए? हमें क्रॉप्स ग्रो करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इरिगेशन, राइट। अब इरिगेशन में वाटर जो है एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करता है।
Beside, water is also required in large amount for industrial and domestic consumption. इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए भी वाटर बहुत ज्यादा जरूरी है. अब इसके यूजेस क्या है? इट इज एसेंशियल फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. यस. Many uses of water include agricultural, industrial, household, recreational and environmental activities. Obviously, or all of the human require fresh water. एग्रीकल्चर के लिए भी फ्रेश वाटर चाहिए, इंडस्ट्रीज के लिए भी फ्रेश वाटर चाहिए, घर में काम करने के लिए, हाउस होल्ड के लिए भी फ्रेश वाटर चाहिए, एनवायरमेंटल एक्टिविटीज, रिक्रिएशनल, इन सब के लिए फ्रेश वाटर की ही नीड होती है. No plant or animal species can survive without water. If water in our body drops by 1%, we feel thirst. If it drops by 10%, we face death. Right? अगर बेसिकली मैंने अभी आपको बताया कि ह्यूमंस को बेसिकली कंज्यूम करने के लिए ह्यूमंस जो है विदाउट वाटर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. आइदर इट कैन बी ह्यूमंस और प्लांट और एनिमल स्पीशीज, दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर. अगर 1% पानी की कमी होती है हमारी बॉडी में तो हम लोगों को थर्स्टी फील होने लगता है कि प्यास लग रही है. पर अगर वो 10%, अगर हमारे 10% पानी की मात्रा कम हुई हमारी बॉडी के अंदर तो क्या होता है? डेथ. अ पर्सन कैन डाई. क्योंकि कोई भी अ पर्सन और अ प्लांट और एनिमल स्पेशी कैन डाई क्योंकि दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर. अब आप इसके अकॉर्डिंग देख ही सकते हैं कि जो वाटर रिसोर्सेज हैं कितने ज्यादा नेसेसरी हैं, कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट हम देखते हैं वाटर बॉर्न डिजीजेस. अब वाटर प्लेज अ क्रूशियल रोल, राइट? ओके. पर लेकिन वाटर में अब इतना ज्यादा वाटर पॉल्यूट हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन बहुत ही लार्ज स्केल पे हो रहा है. तो अब उससे क्या हो रहा है कि वाटर बॉर्न डिजीजेस लाइक ऐसी डिजीजेस जो गंदा पानी, कंटामिनेटेड वाटर की वजह से होती है, वो डिजीजेस को हम बोलते हैं वाटर बॉर्न डिजीजेस. आर इलनेस caused by the consumption of contaminated water. Contaminated water serves as a carrier for various pathogens including bacteria, virus, parasites and fungus which can lead to infection when come into contact with human body. अब क्या होता है? कंटामिनेटेड वाटर हम किसको बोलते हैं? गंदा पानी, राइट? इंडस्ट्रीज में से जितना भी वेस्ट है विदाउट ट्रीटमेंट पानी में बहा दिया जाता है, डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है, तो पानी क्या हो गया? हमारा कंटामिनेट हो गया. अब कंटामिनेटेड हो गया है तो उस पानी में क्या आ गई? वाटरबॉर्न डिजीजेस. वाटरबॉर्न डिजीजेस बेसिकली जो कंटामिनेटेड वाटर होता है वो एक कैरियर या फिर वो एक पाथ की तरह वर्क करता है. किसके लिए? अलग अलग पैथोजेंस के लिए, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स, फंगस. इनके लिए क्या करता है? एक रास्ते की तरह, एक कैरियर की तरह काम करता है, जो कि क्या करता है? जैसे ही ह्यूमन बॉडी के साथ कांटेक्ट में आता है, इन्फेक्शन होता है उससे. कंटामिनेटेड वाटर जो पैथोजेंस हैं, ये सारे पैथोजेंस कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू अगर ह्यूमन बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं तो इससे क्या होता है? इन्फेक्शन. These diseases causes significant public health challenges, particularly in areas with inadequate sanitization and water supplying system. ये जो बीमारियां हैं इनकी वजह से क्या होता है? पब्लिक हेल्थ बहुत ज्यादा हेल्थ चैलेंजेस आ जाता है, बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं, पर्टिकुलरली उस एरियाज में जहाँ पे सैनिटाइजेशन कम है, हाइजीन कम है और वाटर सप्लाई सिस्टम्स है, राइट? अब वाटर बॉर्न डिजीजेस के क्या क्या टाइप्स होते हैं? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, पैरासिटिक इन्फेक्शन एंड योर प्रोटोजोअल इन्फेक्शन. अब इनके अंदर कौन कौन सी बीमारियां आती हैं जो वाटर बॉर्न डिजीजेस हैं, जो पानी कंटामिनेटेड वाटर की वजह से होती हैं? बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आपका आता है फ्लोरेला, टाइफाइड, डिसेंट्री. ओके. वायरल इन्फेक्शन में आएगा हेपेटाइटिस ए, डायरिया, स्टमक क्रैम्प. पैरासिटिक में आता है क्रिप्टोस्पोरिडाइसिस, अमीबाइसिस, डायरिया. प्रोटोजोअल इन्फेक्शन में आएगा मलेरिया, यूरिनरी ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स. अब हम पढ़ेंगे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल. इन वाटरबॉर्न डिजीजेस को कैसे रोका जा सकता है और कैसे इनसे बचा जा सकता है. पहला है एक्सेस टू क्लीन वाटर, साफ पानी यूज करें. नेक्स्ट आता है सैनिटाइजेशन, साफ सफाई रखें अपने आसपास. देन आता है हाइजीन एजुकेशन. बेसिकली हमारी जो पब्लिक है, पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है हाइजीन रिलेटेड टू हाइजीन. तो हाइजीन की एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि पता होना चाहिए हाइजीन क्या होती है, हाइजीन कितना बड़ा रोल प्ले करती है और हाइजीन क्यों रखनी चाहिए. तो इट इज वेरी वेरी नेसेसरी. देन आता है वैक्सीनेशन, प्रॉपर्ली वैक्सीनेटेड होने चाहिए. एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, और एनवायरमेंट ऐसे मैनेज करना चाहिए कि बेसिकली वाटरबॉर्न डिजीजेस ना. नेक्स्ट आता है आपका फ्लोरोसिस. फ्लोरोसिस, इट इज अ कंडीशन दैट रिजल्ट्स इन व्हाइट और ब्राउन स्पेकल्स ऑन अ ट्री.
बेसिकली फ्लोरोसिस क्या होती है? फ्लोरोसिस वो एक डिजीज है जिससे आपने देखा होगा कभी कभी कुछ लोगों के क्या हो जाता है कि टीथ पे व्हाइट या फिर ब्राउन कलर के स्पेकल्स आ जाते हैं, मतलब दाग धब्बे, थोड़ा सा व्हाइट या ब्राउनिश कलर हो जाता है टीथ का। उस बीमारी को बोला जाता है फ्लोरोसिस। ये बेसिकली किसकी वजह से होती है? एक्सेसिव इंटेक ऑफ फ्लोराइड ऑफन थ्रू ड्रिंकिंग वाटर विद हाई फ्लोराइड लेवल्स, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू फ्लोराइड कंटेनिंग प्रोडक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल सोर्सेज। बेसिकली ये कैसे होता है, जो ये व्हाइट और ब्राउन स्पेकल्स आते हैं टीथ पे, ये बेसिकली कैसे आते हैं? एक्सेसिव इंटेक ऑफ फ्लोराइड। फ्लोराइड को बहुत ज्यादा मात्रा में इंटेक करने की वजह से, या तो आप उसको थ्रू ड्रिंकिंग वाटर इंटेक कर रहे हो जिसका फ्लोराइड लेवल बहुत ही ज्यादा हाई है, तो उस वजह से ये आ जाता है। अब स्टैंडर्ड कंटेंट ऑफ फ्लोराइड जो है वो होना चाहिए 1.5 ppm। अगर आपका उससे ज्यादा होता है और आप बहुत ज्यादा लॉन्ग एक्सपोजर में हो फ्लोराइड के हाई लेवल्स में, तो क्या होता है? फ्लोरोसिस होती है। फ्लोरोसिस वो ऐसी कंडीशन जिसमें आपके व्हाइट और ब्राउन स्पेकल्स आ जाते हैं आपके टीथ पे। अब इफेक्ट्स क्या क्या है इसकी वजह से? क्या क्या होता है? डेंटल फ्लोरोसिस हो सकता है, स्केलेटल फ्लोरोसिस हो सकता है, और नॉन स्केलेटल फ्लोरोसिस हो सकता है। तीन टाइप के फ्लोरोसिस है। डेंटल फ्लोरोसिस में क्या होता है? डिस्कलरेशन एंड पिटिंग ऑफ टीथ, कलर का, टीथ का कलर चेंज होने लगता है। स्केलेटल फ्लोरोसिस में होता है बोन्स एंड जॉइंट प्रॉब्लम लीडिंग टू पेन एंड लिमिटेड मोबिलिटी। स्केलेटल फ्लोरोसिस, स्केलेटल इज बेसिकली योर बोन्स। तो बोन्स में क्या होता है? इसमें बोन्स और जॉइंट प्रॉब्लम होने लगती है, आपको बोन्स और जॉइंट्स में दर्द होने लगता है, वो होती है स्केलेटल फ्लोरोसिस। नॉन स्केलेटल फ्लोरोसिस इज लाइक कि आपका मोस्टली इम्पैक्ट जो हो रहा है वो नर्वस सिस्टम पे हो रहा है, जिससे आपको क्या हो सकता है? थायराइड हो सकता है, और या फिर अदर ऑर्गन्स पे भी वो इम्पैक्ट करता है। अब प्रिवेंटिव मेजर्स, इनसे बचने का तरीका क्या है? वाटर मॉनिटरिंग सबसे पहले आता है। वाटर मॉनिटरिंग, रेगुलरली टेस्ट एंड मॉनिटर फ्लोराइड लेवल्स इन ड्रिंकिंग वाटर। सबसे पहले हम जो भी पानी पी रहे हैं, जिस पानी का इंटेक कर रहे हैं, हमें क्या करना है? उसको रेगुलरली टेस्ट करना है और उसका फ्लोराइड लेवल हमेशा हमें चेक करते रहना है। देन आता है वाटर ट्रीटमेंट। अगर जो भी वाटर आता है, इम्प्लीमेंट वाटर ट्रीटमेंट मेथड्स टू रिड्यूस फ्लोराइड कंसंट्रेशन। अगर हम कोई भी पानी को वाटर मॉनिटर कर रहे हैं और हम उसमें देखते हैं कि उसका फ्लोराइड लेवल ज्यादा है, तो उस वाटर का ट्रीटमेंट होना चाहिए प्रॉपर, उस पर वाटर ट्रीटमेंट मेथड्स इंप्लीमेंट करने चाहिए जिससे कि फ्लोराइड का कंसंट्रेशन कम हो सके। नेक्स्ट आता है डेंटल हाइजीन। प्रमोट डेंटल हाइजीन प्रैक्टिसेस एंड डू नॉट यूज फ्लोराइड कंटेनिंग प्रोडक्ट्स। हमें डेंटल हाइजीन प्रॉपर्ली रखना चाहिए, हमें 2 टाइम दिन में ब्रश करना चाहिए और हमें फ्लोराइड कंटेनिंग प्रोडक्ट्स ये नहीं यूज करने चाहिए। देन आता है न्यूट्रिशनल बैलेंस। एंश्योर अ वेल बैलेंस डाइट टू लिमिट द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेसिव फ्लोराइड इनटेक। ये बेसिकली क्या होता है? न्यूट्रिशनल बैलेंस इज बेसिकली आपको फुल बैलेंस डाइट लेनी होती है, जिसमें बैलेंस, इससे क्या होता है कि आपका जो फ्लोराइड का इंटेक है ज्यादा, वो क्या करता है? उसके उस इम्पैक्ट को लिमिट कर देता है अगर आप प्रॉपर एक वेल बैलेंस डाइट लेते हो। देन आता है पब्लिक अवेयरनेस। एजुकेट कम्युनिटीज अबाउट द सोर्सेज एंड इफेक्ट्स ऑफ फ्लोराइड, प्रमोटिंग प्रिवेंटिव मेजर्स। जो भी फ्लोराइड से बचने के, फ्लोरोसिस से बचने के जितने भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, उनको हमें कम्युनिटीज में, उनको कम्युनिटीज में जो लोग हैं उनको हमें एजुकेट करना चाहिए इस बारे में कि क्या क्या सोर्सेज हैं और क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं फ्लोराइड प्रमोटिंग सब्सटेंसेस के। राइट, ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। आर्सेनिक प्रॉब्लम्स इन ड्रिंकिंग वाटर। अब हम पढ़ते हैं जो हम पानी पीते हैं, ड्रिंकिंग वाटर जो है, उसमें क्या क्या आर्सेनिक प्रॉब्लम्स हो सकती है। इट्स मिनिमम कंटेंट इज लेस देन 10 माइक्रोग्राम पर लीटर। इट occurs naturally in rocks and soil and its small amount can dissolve into groundwater that may be used for drinking. अब क्या होता है? मिनिमम कंटेंट जो होता है वो 10 माइक्रोग्राम पर लीटर से मिनिमम इतना कंटेंट होता है, ठीक है। अब ये बेसिकली आर्सेनिक प्रॉब्लम्स कहाँ से होती हैं? ये होती है रॉक्स और सॉइल में, जहाँ पे क्या होता है, इसका छोटा छोटा सा अमाउंट जो होता है वो ग्राउंड वाटर में डिजोल्व हो जाता है, और जो ग्राउंड वाटर जो होती ड्रिंकिंग के लिए यूज होता है। ड्रिंकिंग वाटर विद आर्सेनिक कंटेंट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर एंड अदर सीरियस हेल्थ इफेक्ट्स। अगर हम कोई भी पानी पी रहे हैं जिसमें कि आर्सेनिक कंटेंट ज्यादा है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? रिस्क ऑफ कैंसर, रिस्क ऑफ कैंसर एंड अदर सीरियस हेल्थ इफेक्ट्स। अब क्या क्या हेल्थ इफेक्ट्स होते हैं वो देख लेते हैं। ड्रिंकिंग वाटर विद लो लेवल ऑफ आर्सेनिक ओवर अ लॉन्ग टाइम कैन कॉज द रिस्क ऑफ कैंसर्स ऑफ ब्लैडर, किडनीज, लंग्स, लीवर एंड अदर ऑर्गन्स। अगर हम जो पानी है वो उसको कम लेवल, विद अ लो लेवल ऑफ आर्सेनिक, अगर हम बहुत ज्यादा टाइम तक आर्सेनिक का लो लेवल ले रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है? रिस्क ऑफ कैंसर ऑफ ब्लैडर, ब्लैडर कैंसर हो सकता है, किडनी कैंसर हो सकता है, लंग कैंसर, लीवर्स एंड अदर ऑर्गन्स। मतलब बेसिकली क्या,
कैंसर्स के लिए बहुत ज्यादा कैंसर्स होने के बहुत ज्यादा चांसेस है. Exposure to arsenic can also contribute to cardiovascular and respiratory disease. Cardiovascular and respiratory diseases भी हो सकती हैं, डायबिटीज भी हो सकती है, एंड रिड्यूस इम्यून सिस्टम, और हमारा इम्यून सिस्टम भी वीक हो सकता है. इट कैन ऑल्सो ड्यू न्यूरोलॉजिकल डिलेज इन चिल्ड्रन एंड इम्पेयरमेंट इन एडल्ट्स. इम्पेयरमेंट इन एडल्ट्स मतलब हियरिंग प्रॉब्लम हो सकती है, स्किल डिस्कलरेशन हो सकता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, स्किन कैंसर भी हो सकता है. Health impacts of arsenic may not occur right away but can develop after many years, especially if you are in contact with arsenic at a low level for a long time. हो सकता है कि अभी आपको उससे कोई दिक्कत ना हो, अभी आप बिल्कुल ठीक हो, आपके आर्सेनिक का कोई हेल्थ इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, पर लेकिन हो सकता है कि वो कुछ सालों बाद डेवलप हो आपके उसमें, और अगर आप आर्सेनिक के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहे फॉर अ लॉन्ग टाइम. अब इससे बचने के क्या क्या तरीके हैं? सेम वाटर मॉनिटरिंग, वाटर में हमेशा चेक करते रहो आर्सेनिक का लेवल. वाटर ट्रीटमेंट, अगर उसमें लेवल कम या ज्यादा है तो उसको उसके अकॉर्डिंग वाटर ट्रीटमेंट मेथड्स यूज करने चाहिए. रिव्यू द इंग्रेडिएंट लिस्ट ऑफ हेल्थ रेमेडीज ऑफ मेडिकेशंस. मेडिसिन की जो जितनी भी हेल्थ रेमेडीज है उनकी हमें इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करना चाहिए. वॉश हैंड्स आफ्टर प्लेइंग और वर्किंग ऑन प्ले स्ट्रक्चर्स. ऐसे जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ पे लाइक सॉइल या रॉक्स होते हैं, उनके पास खेलने के बाद हमें हैंड वॉश करना चाहिए. वॉश एंड पील वेजिटेबल्स ग्रोन इन सॉइल स्पेशली इन अर्बन एरिया और गार्डन और अर्बन एरियाज में जो भी सॉइल में वेजिटेबल्स ग्रो होती हैं उन्हें हमें क्या करना चाहिए, धो के फिर छील के और फिर उन्हें बनाना चाहिए. These are your preventive measures. फिर आते हैं हमारे मिनरल रिसोर्सेज. Mineral resources. Mining and processing of mineral ores involve major environmental concerns, including disturbances of land air pollution from dust smelter emission and water pollution. Mineral resources basically कौन से होते हैं? जो माइनिंग से निकलते हैं. माइनिंग, उससे क्या होता है, माइनिंग करते हैं हम लोग, बहुत सारे मिनरल ओर्स को प्रोसेस करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल कंसर्न तो आता है. क्यों? क्योंकि उसकी वजह से लैंड डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है, डस्ट, बहुत ज्यादा डस्ट उड़ती है इधर उधर, तो लैंड पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है और वाटर पॉल्यूशन भी होता है. रेट ऑफ डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज. अब रिसोर्सेज कितनी तेजी से खत्म हो रहा है, ये दो पैरामीटर से मेजर किया जाता है. पहला पर कैपिटा माइनिंग, दूसरा पर कैपिटा कंजम्पशन. इन दोनों के फॉर्मूले ये यहाँ पे लिखे हुए हैं. पर कैपिटा माइनिंग हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल अमाउंट ऑफ मिनरल अपॉन पॉपुलेशन. और पर कैपिटा कंजम्पशन कैसे करेंगे? टोटल अमाउंट ऑफ मिनरल अपॉन एक्चुअल प्रोसेस मिनरल बाय द पॉपुलेशन. वहां पे था टोटल पॉपुलेशन, यहाँ पे है एक्चुअल मिनरल प्रोसेस की पॉपुलेशन. फिर हम पढ़ते हैं मेजरिंग यूनिट. मेजरिंग यूनिट में क्या आता है? अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड पर कैपिटा माइनिंग, the minerals which are mined to the maximum export are coal, petrol, iron ore, aluminium ore and phosphate rock, etc. Within an ecosystem there are dynamic relation between the living farms and their physical environment. एक इकोसिस्टम के अंदर लिविंग फार्म्स और फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच एक बहुत ही गहरा रिलेशनशिप है. These relations are found as natural और biogeochemical cycle which involves continuous circulation or essential material required for life from environment to organism and act to environment. ये रिलेशन को हम नेचुरल भी बोल सकते हैं और बायोजियोकेमिकल साइकिल भी बोल सकते हैं, जिसमें क्या इन्वॉल्व होता है? कंटिन्यूअस सर्कुलेशन. राइट. अब हमें 3 साइकिल्स पढ़नी है, रॉक साइकिल, कार्बन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल. अब ये साइकिल्स क्या क्या होती हैं ये हम देख लेते हैं. रॉक साइकिल में क्या है? द सल्फर इज रियलाइज्ड बाय द वेदरिंग ऑफ रॉक and when this sulfur comes in contact with air is converted into its sulfates. सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है? जो सल्फर होता है उसको क्या करा जाता है? बाय द वेदरिंग ऑफ रॉक्स, उसमें उसको रियलाइज करा जाता है, मतलब बेसिकली उसको सल्फर रॉक्स के अंदर से निकाला जाता है. फिर जब ये सल्फर एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो कन्वर्ट किस में हो जाता है? सल्फेट्स में. अब ये सल्फेट्स क्या करते हैं? प्लांट्स और एनिमल से लिए जाते हैं और इनको क्या करा जाता है? ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है. फिर सल्फर का जो अब ऑर्गेनिक फॉर्म हमारे पास है वो उसको एनिमल्स कंज्यूम कर लेते हैं थ्रू द फूड, और ये सल्फर क्या करता है? फिर मूव हो जाता है किसमें? फूड चेन में. राइट. अब एनिमल मरेगा, फिर उसका उसके अंदर जितना भी सल्फर था वो रिलीज होगा बाय द डीकम्पोजिशन. राइट. और फिर उसके बाद क्या होगा? वो सब सॉइल में चला जाएगा. राइट. वापस फिर वही सेम प्रोसीजर होगा. फिर देयर आर सेवरल नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वोल्केनिक इरप्शन, evaporation of water and breakdown of matter in swamps and that realize sulfur directly into the atmosphere.
दिस सल्फर फॉल्स ऑन अर्थ विद रेनफॉल। सिमिलरली क्या होता है, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज है जैसे कि वोल्केनिक इरप्शन हो गया, इवेपोरेशन ऑफ वाटर हो गया, ब्रेक डाउन ऑफ मैटर इनटू स्वैम्स, और फिर क्या होता है वो सल्फर डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में चला जाता है और उसकी वजह से क्या होता है फिर वो रेनफॉल की उसमें फॉर्म में अर्थ पे फॉल करता है। ये है आपकी रॉक साइकिल जिसको हम सल्फर साइकिल भी बोलते हैं। एटमॉस्फेरिक सल्फर, देन ये होता है कन्वर्ट सल्फेट में, सल्फेट सल्फाइड में भी कन्वर्ट हो जाता है एंड देन वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है, राइट। और क्या होता है सल्फेट जो है प्लांट्स और एनिमल्स कंज्यूम कर लेते हैं, उससे वो ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाता है और माइक्रोब्स जो होते हैं वो भी ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये है आपकी रॉक साइकिल। देन आती है आपकी कार्बन साइकिल। ये है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी किसमें जा रही है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, प्लांट्स कंज्यूम कर रहे हैं। उनसे आपके तीन आते हैं, कोल प्लांट्स कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसके बाद कहाँ जा रही है कोल, कार्बोनेट जो कि फर्दर होता है लाइमस्टोन में, एंड देन पेट्रोलियम। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वापस एटमॉस्फेरिक कार्बन में चला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड एनिमल्स। एनिमल से तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, राइट। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, एनिमल से रिलीज होती है, और उसके बाद क्या आता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये है आपकी कार्बन साइकिल। अब हम इसको वर्ड्स में एक्सप्लेन कर लेते हैं, समझ लेते हैं कार्बन साइकिल क्या होती है। कार्बन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज अब्सॉर्ब बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। अब जितना भी कार्बन है एटमॉस्फेयर में वो क्या किया जाता है, प्लांट्स उनको कंज्यूम करते हैं, एब्सॉर्ब करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस टू मेक देयर ओन फूड। These plants are then consumed by the animals and carbon gets accumulated into their bodies. अब plants को कौन खा लेता है, एनिमल्स खा लेते हैं। अब फिर वो क्या करता है, वो कार्बन किसमें इकट्ठा हो जाता है, एनिमल्स की बॉडीज में। फिर उसके बाद these animals and plants eventually upon decomposing carbon is released back to the atmosphere. अब क्या हुआ, वहाँ एनिमल्स और जो प्लांट्स है जिनको कंज्यूम करा गया वो वापस मरते हैं, डिकम्पोज होते हैं। डिकम्पोज होने के बाद वो वापस कहाँ चली जाती है, उसका अमाउंट फिर से वापस किसमें चला जाता है, एयर में चला जाता है, वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है। सम ऑफ द कार्बन दैट इज नॉट रिलीज दैट इवेंचुअली बिकम्स फॉसिल फ्यूल्स। और कुछ अगर ऐसा पार्ट ऑफ द कार्बन रह जाता है जो कि रिलीज नहीं हो पाता है तो वो क्या बन जाता है, सॉइल के अंदर रह रह के fossil fuel. These fossil fuels are then used for man-made activities which pump more carbon back into the atmosphere. अब क्या होता है, ये जो fossil fuels हैं ये man-made activities के लिए यूज करे जाते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है कि और ज्यादा कार्बन निकलता है और वो और ज्यादा मात्रा में कार्बन जो है वो एयर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है वापस। देन आपकी लास्ट साइकिल आती है ये नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, अब इसमें ये साइकिल मैंने आपको दी हुई है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थ्रू द नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये होता है आपका अमोनिया, अमोनिया it is your nitrates, this is nitrites and this is your nitrogen dioxide, right। नाइट्रोजन साइकिल में बाय द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन जो है किसमें कन्वर्ट हो जाती है, अमोनिया में। फिर बाय द केमिकल सिंथेसिस और विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोसोम्स बैक्टीरिया वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, नाइट्रेट्स में। नाइट्रेट से फिर बाय अमोनिफिकेशन और नाइट्रोफिकेशन वो किसमें कन्वर्ट होती है, नाइट्राइट्स में। देन बाय अगेन केमिकल सिंथेसिस, केमिकल एटमॉस्फेरिक सिंथेसिस, वो वापस किसमें कन्वर्ट हो जाती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में, राइट। ये थी आपकी नाइट्रोजन साइकिल। अगर हम इसको देखें, आगे चलते हैं हम एनर्जी रिसोर्सेज पे। एनर्जी रिसोर्सेज आर सब्सटेंसेस और सिस्टम दैट कैन बी हार्नेस्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी। एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं, एनर्जी रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो बेसिकली यूज करते हैं किस लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। वो रिसोर्सेज किस काम आते हैं, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। ये दो टाइप्स में क्लासिफाई करे गए हैं। कौन कौन से, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। अब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स को बोलते हैं कन्वेंशनल, और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को क्या बोलते हैं, नॉन कन्वेंशनल, ठीक है। अब रिन्यूएबल में कौन कौन सी एनर्जी रिसोर्सेज आते हैं जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, मतलब जिनको दोबारा किसी भी नेचुरल साइकिल में नेचुरल प्रोसेस के थ्रू हम उनको वापस रिप्लेनिश कर सकते हैं। तो कौन कौन से हैं उसमें, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर प्लांट एंड जियोथर्मल एनर्जी।
अब ये क्या क्या होती है मैं आपको समझा देती हूँ. सोलर एनर्जी क्या होता है? इट derives फ्रॉम द सन रेडिएशन, एज इन सोलर पैनल्स कन्वर्ट सन एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सोलर एनर्जी बेसिकली क्या होती है, कहाँ से आती है? सन रेडिएशन से आती है, जो कि क्या करते हैं सोलर पैनल्स एक एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है सन एनर्जी, जो सन रेडिएशन आती है उनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जिसको बोलते हैं सोलर एनर्जी. नेक्स्ट आती है विंड एनर्जी. इट इज जनरेटेड यूजिंग काइनेटिक एनर्जी ऑन विंड, एज इन विंड टर्बाइन्स कन्वर्ट विंड इनटू इलेक्ट्रिसिटी. सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी किसमें यूज होती है? विंड में यूज होती है, विंड टर्बाइन्स में यूज होती है. विंड टर्बाइन्स क्या करती है? विंड को कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रिसिटी में, राइट. फिर आती है हाइड्रो पावर प्लांट. इट इज जनरेटेड फ्रॉम फ्लोइंग वाटर. अब क्या होता है? हाइड्रो पावर जो हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी है, ये हाइड्रो पावर प्लांट्स जो है ये क्या करते हैं? फ्लोइंग वाटर, जैसे कि डैम्स में क्या करते हैं, जो फ्लोइंग वाटर होते हैं वो वाटर फ्लो की जो एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं. फिर आते हैं जियोथर्मल एनर्जी. इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ एक्सटर्नल हीट, एज इन जियोथर्मल पावर प्लांट कन्वर्ट्स हीट फ्रॉम द अर्थ इनटू इलेक्ट्रिसिटी. जियोथर्मल पावर प्लांट क्या करता है? अर्थ की हीट लेता है और उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है. देन आता है आपका नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, या फिर जिसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स. इसमें दो आते हैं, फॉसिल फ्यूल एंड न्यूक्लियर एनर्जी. फॉसिल फ्यूल दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द एंशिएंट ऑर्गेनिक मैटर सच एज कोल, पेट्रोलियम, ऑयल एंड नेचुरल गैस. फॉसिल फ्यूल क्या है? बेसिकली ये एंशिएंट ऑर्गेनिक मैटर से डिराइव हुए हैं, जैसे कि कोल, ऑयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. फिर आता है न्यूक्लियर एनर्जी. इट is generated from nuclear reaction, as in they use radioactive elements to produce electricity. फॉसिल फ्यूल क्या करते हैं? बेसिकली ये किसमें से आए हैं? ऑर्गेनिक मैटर में से आए हैं, एंशिएंट, जैसे कि कोल, ऑयल, पेट्रोलियम, इन सब में से. न्यूक्लियर एनर्जी क्या करती है? ये न्यूक्लियर रिएक्शंस करते हैं और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के थ्रू इनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जाती है, एनर्जी प्रोड्यूस करी जाती है. ये थे आपके एनर्जी रिसोर्सेज. देन आता है आपका एनवायरमेंट इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज. एनर्जी रिसोर्सेज का एनवायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट है? रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जनरली हैज लो एनर्जी इम्पैक्ट एज दे प्रोड्यूस फ्यू ग्रीन हाउस गैस एमिशन. दे प्रोड्यूस फ्यू ग्रीन हाउस गैस एमिशन. तो उसकी वजह से रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का बहुत ही कम इम्पैक्ट होता है. पर non-renewable resources are associated with significant challenges including air, water pollution, habitat destruction and greenhouse emission. But लेकिन जो non-renewable resources हैं, जैसे मैंने बताया, non-renewable resources में क्या आ जाएंगे? फॉसिल फ्यूल्स, जो कि दोबारा रिप्लेनिश नहीं होते हैं, दोबारा नहीं फॉर्म हो सकते हैं. अगर वो एक बार खत्म हुए तो हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं. अभी मैंने बताया फॉसिल फ्यूल, एग्जांपल आएगा फॉसिल फ्यूल्स. और अगर हम फॉसिल फ्यूल्स को देखें, फॉसिल फ्यूल्स अगर मैनमेड एक्टिविटी के लिए यूज होते हैं तो वो बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या करते हैं? बहुत ज्यादा अमाउंट में कार्बन रिलीज करते हैं, जो कि क्या है? ग्रीन हाउस गैस. बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट करते हैं. एयर पॉल्यूशन होता है उनसे, वाटर पॉल्यूशन भी होता है. फिर आता है एक्सट्रैक्शन एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल आल्सो कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज. सिमिलरली मैंने अभी बताया आपको, फॉसिल फ्यूल्स को निकालना और उनको बर्न करना क्या करता है? क्लाइमेट भी चेंज करता है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. नेक्स्ट आता है इन समरी, बाय विच रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर मोर एनवायरमेंटल फ्रेंडली, whereas non-renewable resources, especially fossil fuels, takes to have more immediate and save environmental consequences. Similarly वही है इसमें भी पॉइंट, रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं वो ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, जबकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है, जैसे कि स्पेशली फॉसिल फ्यूल्स, वो बहुत ज्यादा उनके एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज हैं, तो उनको कम यूज करना चाहिए. ये था आपका एनवायरमेंट इम्पैक्ट. एनवायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट बढ़ रहा है एनर्जी रिसोर्सेज. नेक्स्ट रिसोर्सेज आते हैं आपके फॉरेस्ट रिसोर्सेज. Forest resources. Forests are the most important natural resource which provide green cover to the earth and also affects several environment services which are essential for sustenance of life. बेसिकली जो है फॉरेस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, जो बेसिकली क्या करता है? हमारे अर्थ को ग्रीन कवर प्रोवाइड करता है. और इसके अलग अलग बहुत सारे एनवायरमेंट सर्विसेज भी हैं, जो कि हम बेसिकली एक लाइफ की सस्टेनेंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अबाउट 33% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एरिया इज अंडर फॉरेस्ट कवर, विच अकाउंट्स फॉर 20% ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट. हमारी अर्थ का 70.8% क्या था? वाटर. 33% आता है आपका वर्ल्ड का, वो था हमारा अर्थ का, ये है वर्ल्ड का. वर्ल्ड का 33% जो है वो फॉरेस्ट कवर है, जिसमें से 20% वर्ल्ड का जो फॉरेस्ट है
ऑफ विच 15% जो है ब्राजील के पास है एंड 6 to 7% कनाडा और यूएसए। A forest can be defined as a biotic community predominant of trees, shrubs, or any other woody vegetation, usually in a closed canopy. It is derived from Latin word forest, means outside. India's forest cover is 6,76,000 square kilometer, मतलब 20.55% of geographic area. Scientists estimate that India should ideally have 33% of its land under forest. Today we only have about 12%, thus we need only to protect our existing forest but also to increase our forest cover. अब इसमें क्या है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज बेसिकली आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ये प्रोवाइड करते हैं एक होम टू द एनिमल्स, राइट। उसके बाद फॉरेस्ट बहुत सारी चीजों के लिए यूज होता है। फॉरेस्ट को हम एक बायोटिक कम्युनिटी भी बोल सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज होते हैं, श्रब्स होते हैं और बहुत सारी वुडी वेजिटेशन भी होती है, राइट। फॉरेस्ट प्लस किस लिए यूज होते हैं? फॉरेस्ट बेसिकली, फॉरेस्ट के अंदर ट्रीज होते हैं। ट्रीज क्या प्रोवाइड करते हैं हमें? ऑक्सीजन, राइट। ट्रीज हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? ऑक्सीजन, which is necessary, which plays a very crucial role. Without oxygen, no living organism can live. फिर अब ये एस्टिमेट किया गया थ्रू साइंटिस्ट कि इंडिया के पास आइडियली 30% उसका जो 33% ऑफ लैंड है वो फॉरेस्ट होना चाहिए था, पर लेकिन आज के टाइम में हमारे पास सिर्फ कितना परसेंट है? 12%। सिर्फ 12% ऑफ लैंड जो है वो है अंडर फॉरेस्ट। तो हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि हमारे जितने फॉरेस्ट बचे हुए हैं हम उनको प्रोटेक्ट करें और इंक्रीज भी करें अपना फॉरेस्ट कवर, राइट। अब नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का क्या क्या फंक्शन है, फॉरेस्ट क्या क्या करता है, बेसिकली फॉरेस्ट क्यों जरूरी है? इट परफॉर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन बोथ टू ह्यूमन एंड टू नेचर। जो फॉरेस्ट है बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोनों के लिए, ह्यूमन के लिए भी और नेचर के लिए भी। नेक्स्ट आता है दे आर हैबिटेट टू मिलियंस ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड वाइल्ड लाइफ। सिमिलरली एज अ हैबिटेट एक्ट करता है प्लांट्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी और वाइल्ड लाइफ के लिए। दे रिसाइकल रेन वाटर को रिसाइकल करते हैं। दे रिमूव पॉल्यूटेंट फ्रॉम एयर, एयर में से पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करते हैं। दे कंट्रोल वाटर क्वालिटी, दे मॉडरेट टेम्परेचर एंड वेदर, दे इन्फ्लुएंस सॉइल कंडीशन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ये थे आपके फॉरेस्ट के फंक्शंस। नेक्स्ट आता है यूजेस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का यूज ही क्या है, हमें फॉरेस्ट क्यों ही चाहिए? हमारे पास फॉरेस्ट के दो यूजेस हैं, कमर्शियल यूजेस, दूसरा इकोलॉजिकल यूजेस। कमर्शियल यूजेस में आता है कि हमें उनको हम कैसे यूज करते हैं फॉर आवर वर्क। पहला आता है वुड। फॉरेस्ट में ट्रीज होते हैं, ट्रीज की वुड यूज होती है एज अ फ्यूल। फिर आता है सप्लाई वुड फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज, रॉ मटेरियल एज पल्प, पेपर, फर्नीचर, टिम्बर एक्सेट्रा। ये सब क्या होता है? बहुत वुड जो है वो वेरियस इंडस्ट्रीज में सप्लाई करी जाती है, रॉ मटेरियल्स बहुत यूज होते हैं फॉरेस्ट के। देन आता है माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे कि गम, डाइज, रेजिन्स, ये भी यूज होते हैं। मेनी प्लांट्स जो होते हैं, ज्यादातर प्लांट्स मेडिसिन के तौर पे भी यूज किए जाते हैं। सप्लाई वेराइटी ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स, बहुत सारे एनिमल प्रोडक्ट्स भी सप्लाई करे जाते हैं। मेनी फॉरेस्ट लैंड्स आर यूज्ड फॉर, बहुत सारे फॉरेस्ट लैंड जो है माइनिंग, ग्रेजिंग और डैम्स बनाने के लिए भी यूज किए जाते हैं। ये था फॉरेस्ट का कमर्शियल यूज। अब हम पढ़े इकोलॉजिकल यूज क्या है फॉरेस्ट का, तो हम पहला उसमें आता है फॉरेस्ट प्रोवाइड्स नंबर ऑफ एनवायरमेंटल सर्विसेज। फॉरेस्ट हमें बहुत सारी एनवायरमेंटल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कौन कौन सी? पहला प्रोवाइड करता है प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वो लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड तो लेता है एटमॉस्फेयर से, पर लेकिन उसी साथ के साथ ऑक्सीजन भी बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज करता है, जो कि जीने के लिए बहुत ज्यादा, लाइफ के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है। रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग रिड्यूस करता है, रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग रिड्यूस करता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द मेन ग्रीन हाउस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस, मेनली ग्रीन हाउस गैस है जो कि बहुत ज्यादा ग्रीन ग्लोबल वार्मिंग करती है। CO2 से, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड से सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होती है। अब ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए क्या करते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग, फॉरेस्ट क्या है, ट्रीज, वो क्या करते हैं, बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक करते हैं, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस इज कम होती है और ग्लोबल वार्मिंग भी कम होती है। नेक्स्ट आता है सॉइल कंजर्वेशन। रूट्स ऑफ ट्रीज बाइंड द सॉइल टाइटली एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। सॉइल को क्या करता है, बेसिकली सॉइल इरोजन से बचाता है। क्यों? क्योंकि ट्रीज की जो रूट है वो बहुत टाइटली बाइंड करके रखती है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन प्रिवेंट होता है। फिर आता है रेगुलेशन ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल।
Water shed in forest act like giant sponges and slowly release the water for recharge of spring. फिर आता है pollution moderates. Forest can absorb many toxic gases and noises and help in preventing air and noise pollution. बहुत सारी toxic gases जो है वो forest अपने आप में absorb कर लेता है जिसकी वजह से air pollution कम होता है. फिर आता है wildlife habitat. Forest is the home of millions of wildlife, wild animals and plants. ओके ये थे फॉरेस्ट के यूजेस. अब है इम्पोर्टेंस कि फॉरेस्ट का इम्पोर्टेंट फॉरेस्ट इम्पोर्टेंट ही क्यों है. इम्पोर्टेंस क्या है फॉरेस्ट में जरूरी क्यों है. फॉरेस्ट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज. पहला फॉरेस्ट जो है एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है एंड हैव अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंप्रूविंग द क्वालिटी एनवायरनमेंट बाय बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन लाइफ सपोर्ट सिस्टम. बेसिकली जो है फॉरेस्ट एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है एनवायरनमेंट की क्वालिटी को. इन्वायरमेंट की क्वालिटी जो है बहुत अच्छी बनाता है और लाइफ सपोर्ट सिस्टम को अफेक्ट करता है, बहुत अच्छे से उसको सपोर्ट करता है. क्यों? क्योंकि हमें वो क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, राइट, फॉर लिविंग. फिर आता है मोर ओवर फॉरेस्ट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू पीपल एंड इंडस्ट्रीज. और क्या करता है फॉरेस्ट, क्या करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल भी प्ले करता है कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में. कैसे? by providing goods and services. तीसरा आता है फॉरेस्ट आर ट्रीटमेंट हाउस ऑफ वैल्यूएबल प्लांट्स, एनिमल्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स. फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं, जैसे कि मेडिसिनल प्लांट हो जाते हैं, एनिमल्स को हैबिटेट प्रोवाइड करता है. तो इसलिए फॉरेस्ट को हम क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट आर बायो रिजर्व. ये आपका कुछ परसेंटेज एरिया दिया हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू योर सर्वे. फिर आता है अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट फॉरेस्ट पॉलिसी सेज that 33% of our land should under forest cover. However, only 12% of forest area is available in India. इंडियन गवर्नमेंट फॉरेस्ट पॉलिसी क्या कहती है कि आपका 33% लैंड जो है वो फॉरेस्ट कवर के अंदर होना चाहिए, पर लेकिन आज के टाइम में हमारा सिर्फ कितना परसेंट है, 12% ऑफ फॉरेस्ट एरिया जो है वो इंडिया में अवेलेबल है. तो हमें ना सिर्फ हमारे जो फॉरेस्ट एरिया है उसको बचाना है, उसको कंजर्व करना है, इवन हमें और ज्यादा रिफॉरेस्टेशन करना है. और ज्यादा हमें रिफॉरेस्टेशन मतलब और ज्यादा हमें प्लांट्स ट्रीज ग्रो करने हैं जिससे हमारा फॉरेस्ट एरिया बढ़ सके और हमें वो इतने सारे अपने इम्पोर्टेंट जो उसके यूजेस है, कमर्शियल और इकोलॉजिकल यूजेस, हमें वो बहुत अच्छे से हमें प्रोवाइड कर सके एंड वो हमारी ही हेल्प कर सके. नेक्स्ट आता है रीजन फॉर डेफिशिएंसी ऑफ फॉरेस्ट. अब फॉरेस्ट खत्म ही क्यों हो रहे हैं, क्या ऐसा रीजन है जिनकी वजह से वो खत्म होते जा रहे हैं. रीजन फॉर डेफिशिएंसी ऑफ फॉरेस्ट. In India, the minimum area of forest is required to maintain good ecological balance is about 33% of total area. But at present, it is only about 12%. So, overexploitation of forest material occurs. अब क्या हो रहा है, हमें चाहिए 33% ऑफ एरिया, टोटल एरिया हमारा जो होना चाहिए एक अच्छा इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए हमें 33% ऑफ टोटल एरिया चाहिए फॉरेस्ट, पर लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ कितना है, 12%. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फॉरेस्ट मटीरियल हो रहा है. नेक्स्ट आता है, अब ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फॉरेस्ट को ही समझ लेते हैं कि ये ओवर एक्सप्लॉइटेशन कैसे हो रहा है. ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन देयर इज एन इंक्रीज डिमांड फॉर मेडिसिन, शेल्टर, वुड एंड फ्यूल. जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उसके अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है मेडिसिन की, शेल्टर की, फूड, वुड, फ्यूल, इन सब की बहुत ज्यादा डिमांड है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फॉरेस्ट लगातार उसका क्या हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन होता जा रहा है. अब ओवर एक्सप्लॉइटेशन के क्या क्या कॉजेज हैं ये देख लेते हैं. पहला, इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा अमाउंट में इंक्रीज होने की वजह से ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है. इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, बहुत ज्यादा अमाउंट में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करने की वजह से. तीसरा, इंक्रीज इन डिमांड ऑफ वुड रिसोर्सेज. वुड रिसोर्सेज की इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ चुकी है क्योंकि ऑब्वियसली पॉपुलेशन को रहने के लिए फर्नीचर, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड्स के लिए फर्नीचर की रिक्वायरमेंट एंड फर्नीचर इज मेड ऑफ वुड. तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन इस वजह से हुआ. अब हम पढ़ते हैं कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है. डिफॉरेस्टेशन हमने सबने पढ़ा है कि क्या होता है. इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज ड्यू टू नेचुरल और मैन मेड एक्टिविटीज. दैट इज, कुल मिला के बात क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट. डिफॉरेस्ट का इतना ज्यादा तेजी से कटना, इतनी ज्यादा तेजी से फॉरेस्ट रिसोर्सेज का खत्म होना, या तो नेचुरली कह लो या फिर मैन मेड एक्टिविटीज की वजह से कह लो. अब क्या क्या कॉजेज हैं डिफॉरेस्टेशन के, किस किस वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है. डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स. अब कंट्री को डेवलप करने के लिए कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स यूज करे जा रहे हैं जिनकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है.
माइनिंग ऑपरेशंस, माइनिंग करने के लिए, मिनरल रिसोर्सेज को निकालने के लिए डिफॉरेस्टेशन होता है। रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज, जैसे कि रॉ मटेरियल चाहिए, वुड, पल्प, रबर, ये सब चाहिए, तो इसके लिए क्या हो रहा है, रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज के लिए चाहिए, उसके लिए डिफॉरेस्टेशन होता है। फ्यूल रिक्वायरमेंट, वुड इज एज अ फ्यूल, वुड यूज होता है एज अ फ्यूल, तो फ्यूल की रिक्वायरमेंट के लिए। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, लैंड चाहिए एग्रीकल्चरल के लिए। फॉरेस्ट फायर, ये है कुछ नेचुरल एक्टिविटी कि फॉरेस्ट में आग ही लग जाती है, तो उस वजह से भी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट आता है मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। हम फॉरेस्ट को कैसे बचा सकते हैं कि फॉरेस्ट का जो हमारे फॉरेस्ट रिसोर्सेज है वो खत्म ना हो। पहला आता है न्यू प्लांट्स ऑफ मोर और लेस ऑफ द सेम वेराइटी शुड बी प्लांटेड टू रिप्लेस द ट्रीज कट डाउन फॉर टिम्बर। टिम्बर के लिए जो भी जितने भी ट्रीज काटे जाते हैं, हमें सेम वेराइटी या फिर सेम वेराइटी के ट्रीज हमें प्लांट करने चाहिए। जितने प्लांट्स काटे जा रहे हैं उतने ही प्लांट्स हमें और सेम वेराइटी के ग्रो भी करने चाहिए। यूज ऑफ वुड फॉर फ्यूल शुड बी डिस्करेज, वुड को एज अ फ्यूल नहीं यूज करना चाहिए। फॉरेस्ट पेस्ट कैन बी कंट्रोल्ड बाय स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स बाय यूजिंग एरोप्लेन्स। फॉरेस्ट पेस्ट्स को कंट्रोल किया जा सकता है बाय स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स। फॉरेस्ट फायर्स मस्ट बी कंट्रोल्ड बाय मॉडर्न टेक्निक्स, मॉडर्न टेक्निक्स के थ्रू फॉरेस्ट फायर्स को भी कंट्रोल किया जा सकता है। ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल, इसको रोकना चाहिए बहुत ज्यादा। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, स्टेप्स शुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट टू डिस्करेज द माइग्रेशन ऑफ पीपल इनटू द आइलैंड फ्रॉम मेनलैंड। अब क्या, इनटू द आइलैंड फ्रॉम मेनलैंड, मेनलैंड से आइलैंड में जो पीपल, जो लोग माइग्रेट करते हैं, स्टेप्स को उनके लिए, गवर्नमेंट्स को उनके लिए स्टेप लेने चाहिए कि वो माइग्रेशन ना करें। एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम मस्ट बी कंट्रोल, एजुकेशन और अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने चाहिए कि हम पीपल जो अवेयर नहीं है, जो पब्लिक अवेयर नहीं है, उनको पता होना चाहिए, उनको अवेयर करना चाहिए कि फॉरेस्ट क्यों कंजर्व करने चाहिए, क्यों फॉरेस्ट ग्रो करने चाहिए। फिर आता है स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। जो हमने ये एक लॉ बना है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का जो लॉ बना है, ये स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट आती है आपकी केस स्टडीज। ये आपकी कुछ केस स्टडीज है, एग्जाम में आती हैं ये केस स्टडीज की विद द हेल्प ऑफ अ केस स्टडी एक्सप्लेन, ऐसे आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको मैंने यहाँ पे लिखा है कि इसके लिए आपको कौन कौन सी केस स्टडीज पढ़नी है। फॉरेस्ट रिसोर्सेज के लिए आपको एक चिपको मूवमेंट है, उसकी केस स्टडी पढ़नी है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि विद द हेल्प ऑफ अ केस स्टडी एक्सप्लेन हाउ फॉरेस्ट रिसोर्सेज आर नेसेसरी, राइट, और हाउ फॉरेस्ट रिसोर्सेज आर एक्सप्लॉइटेड, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ चिपको मूवमेंट, या फिर एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ केस स्टडी। तो आपको कोई भी एक केस स्टडी का एग्जांपल लेके समझाना है। फिर आता है डैम। डैम्स के लिए आप सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो केस स्टडी है उसको रीड कर सकते हैं। माइनिंग एंड क्वेरिंग इन उदयपुर, उदयपुर में एक माइनिंग और क्वेरिंग की एक केस स्टडी है, आप उसको पढ़ सकते हैं। इंडिया, पेस्टिसाइड्स इन इंडिया और विंड एनर्जी इन इंडिया, ये आप कुछ केस स्टडीज पढ़ सकते हैं जो आपको एग्जाम में एक केस स्टडी का क्वेश्चन जरूर आता है कि विद द हेल्प ऑफ केस स्टडी एक्सप्लेन, आइदर फॉर फ्रॉम द फॉरेस्ट रिसोर्स और फ्रॉम द डैम और फ्रॉम द माइनिंग, किसी भी उससे आ सकता है। नेक्स्ट आते हैं आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस, राइट, नेक्स्ट आते हैं आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ये आपके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज मेंट बाय अ रिसोर्स, डिस्कस ब्रीफली। ये यहाँ पे आपको 9 क्वेश्चंस विजिबल होंगे, एक इसमें लास्ट 10th क्वेश्चन विजिबल नहीं हो पा रहा है, तो आप एक बार मैं बोल लेती हूँ, आप एक बार लास्ट 10th क्वेश्चन लिख लीजिए। लास्ट 10th क्वेश्चन है एक्सप्लेन नाइट्रोजन साइकिल, व्हाट आर नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। आपको इनकी डेफिनेशंस याद करनी है, एंड ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। होप सो आपको वीडियो समझ आई होगी। आपका यूनिट 2 रिसोर्सेज पूरा इस वीडियो में कवर हो चुका है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। नेक्स्ट यूनिट की वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।